ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है विशेष चर्चा श्रमिकों से जुड़े मुद्दे और श्रम सुधार। इसमें भाग ले रही हैं श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव विभा भल्ला और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल के वर्षों में विकास की ओर अग्रसर ज्यादातर देशों ने अपने श्रम कानूनों में पर्याप्त सुधार लाने की कोशिश की है। ये इसलिए भी जरूरी है कि एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए श्रमिकों का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। भारत में भी हाल ही में पुराने श्रम कानूनों को व्यापक बनाते हुए उन्हें नए लेबर कोड्स में समाहित किया गया है। क्योंकि भारत में करीब 90% संख्या असंगठित क्षेत्र के कर्मियों की है, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनकी सामाजिक और श्रम सुरक्षा पर ध्यान दिया है। ऐसे श्रम सुधारों से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण को भी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ये सुधार कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के अलावा न्यूनतम और समय पर मजदूरी के भुगतान पर भी विशेष बल देते हैं और ऐसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए लेबर कोड्स की लंबे समय से जरूरत भी थी, जिससे कामगारों के लिए काम के माहौल को बेहतर बनाया जा सके, व्यापार को सुलभ बनाने के लिए जटिल प्रक्रिया को दूर किया जा सके। तो आज हम ऐसे श्रम सुधारों के साथ साथ श्रमिकों के अधिकारों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं चर्चा के लिए श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव विभा भल्ला। विभा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विभा जी, सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत एक मूल सवाल से ही करते हैं कि भारत किस तरह कामगारों और श्रमिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। इंडिया का बहुत पुराना इतिहास रहा है लेबर वेलफेयर के साथ जुड़ने में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूएन संस्था है, सबसे पुरानी संस्थाओं में से है, 1919 में इसका स्थापना हुआ था। भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से है। आज इसमें 187 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें अच्छी बात ये है कि ये एक त्रिपक्षीय संस्था है, जो कि यूएन सिस्टम में एक यूनिक चीज है। इसमें ट्राइपार्टाइट गवर्निंग बॉडी है, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। निर्णय होता है वो इन्हीं तीनों के सहमति से होता है। विभा जी, भारत ने नई श्रम संहिता या लेबर कोड्स हाल ही में लागू किए हैं। पहले हमारे पास 29 ऐसे श्रम कानून थे, जिन्हें 4 लेबर कोड्स में समाहित किया गया है। तो श्रम कानूनों को समाप्त करके नए लेबर कोड्स को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आपने खुद ही कहा कि श्रम कानूनों का नंबर बहुत ज्यादा था, जिससे उनके कंप्लायंस में जटिलता आती थी, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती थी। इसीलिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लेते हुए 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित करके नोटिफाई किया है। उसमें कोड ऑन वेजेस है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है। जैसे पहले श्रम कानून थे, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये उसी तरह का कानून है। जैसे वो 29 थे, 29 को 4 संहिताओं में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे वो लॉ ऑफ द लैंड थे, ये भी जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो लॉ ऑफ द लैंड हो जाए। विभा जी, सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हुए कई गैर जरूरी कानूनों को समाप्त किया है। इससे किस तरह से श्रम कानूनों की जो जटिलताएं हैं वो कम हुई हैं? जैसे मैंने पहले बताया, पहले 29 श्रम कानून थे, 29 को 4 कोड में समाहित कर दिया गया है। एक तो बहुत ज्यादा कानून होने से दिक्कत हो जाती है, जिसमें कंप्लाई करना है वो समझ नहीं आता कि किस किस को मैंने कंप्लाई करना है। कम होने से उसे पता है कि मेरे को यही 4 कोड्स पे अपना कंप्लायंस करना है। इसके अलावा जब ये इनको समाहित किया गया है, उसके अलावा इनको सिंप्लीफाई और रैशनलाइज भी किया गया है। इसमें बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं उनको कंसिस्टेंट कर दिया गया है अक्रॉस कोड्स। पहले हर श्रम कानून में हर चीज की, जैसे वेज की या एम्प्लॉयर डेफिनेशन फर्क होती थी, अभी ये यूनिफॉर्म हो गया है। इसके अलावा आज का हमारा बाहर का परिवेश और इकोनॉमिक सिनारियो बहुत बदल गया, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है। हमारे ज्यादातर श्रम कानून बहुत पुराने थे और कई तो प्री इंडिपेंडेंस भी थे, तो इसलिए ये एक समय की आवश्यकता थी कि हम अपने सारे श्रम कानूनों को समय के अनुसार रिफॉर्म करके, तो इसी तरफ एक सरकार का ये एफर्ट था। और टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो इन नए कोड्स में टेक्नोलॉजी पे बहुत थ्रस्ट दिया गया।
विभा जी, नए श्रम सुधारों से किस तरह रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी? जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहले बहुत जटिलता थी, नंबर श्रम कानूनों का बहुत ज्यादा था, तो उससे नियोक्ताओं को कंप्लायंस में बहुत दिक्कत आती थी। अभी नंबर कम हो गया है और जैसे कहा गया कि डेफिनेशंस यूनिफॉर्म कर दी गई हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी पे बहुत थ्रस्ट है। बहुत सारे कंप्लायंसेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ईमेल भेज के पोर्टल पे जाके ही हो जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी लाई जा रही है। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर जो पहले होते थे, अब इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर, ये सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, दे विल एक्चुअली फैसिलिटेट। इन सब से बिजनेस को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने से बिजनेस ग्रो करते हैं तो रोजगार के नए नए अवसर अपने आप ही पैदा होंगे। कर्मचारियों को तय वेतन मिले, उन्हें समय पर वेतन मिले और छुट्टी के अधिकार को वो ले सकें। इस मामले में नए लेबर कोड्स में क्या प्रावधान है? देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो अभी कोड ऑन वेजेस में समाहित हो गया है, उसके तहत तय समय पर वेतन देने का प्रावधान है और कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं कर सकता एम्प्लॉयर, इस चीज का भी प्रावधान है। और ये कोड में भी और भी एम्प्लॉयज के प्रति, वर्कर्स के प्रति फेवरेबल कर दिया गया है। पहले ये 24,000 तक की लिमिट वेतन पाने वालों पर लागू था, लेकिन अभी ये सब पर लागू हो गया है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसको तय समय पे वेतन दे और कोई भी डिडक्शंस जो कि वहां नहीं लिखी हुई अनऑथराइज्ड डिडक्शंस वो कोई नहीं कर सकता उसमें से। उसमें भी अगेन जैसे मैंने कहा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। अगर सेंट्रल पीएसयू वगैरह है तो सेंट्रल लेबर कमिश्नर के ऑफिसर्स को करिए, और अगर वो स्टेट का उपक्रम है, स्टेट की कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो स्टेट के लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाके उनकी एनफोर्समेंट मशीनरी में शिकायत कर सकते हैं। विभा जी, हम देखते हैं जैसे जैसे बाजार और उद्योग का अब स्वरूप बदला है और अब हम सेवाओं का ही एक उदाहरण लें तो ऑनलाइन सेवाओं से नए तरह के श्रम हमारे सामने आए हैं, जिन्हें हम गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के नाम से जानते हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के लिए नए श्रम सुधारों में क्या प्रावधान किए गए हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे जो लेबर कोड्स हैं उनमें एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डिसीजन है, एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। पहली दफा उसमें गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की परिभाषा दी गई है, जो कि पहले कहीं उनकी परिभाषा नहीं थी कि वो क्या होते हैं, क्या चीज है, लेकिन इसमें उनकी परिभाषा दी, डेफिनेशन ऑफ अ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेलफेयर के लिए स्कीम बनाने का भी प्रावधान है। अगर डोमेस्टिक वर्कर्स के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के बारे में आपसे हम जानना चाहें विभा जी, तो इनके लिए क्या अधिकार हमारे पास हैं? हाँ जी, पहले मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर मिनिमम वेज सिर्फ शेड्यूल्ड जो अनुसूचित रोजगार थे उन्हीं को मिलता था, लेकिन कोड ऑन वेजेस में फिर से एक बहुत ही मैं कहूंगी ऐतिहासिक एक प्रोविजन लाया गया है। उसमें यूनिवर्सल मिनिमम वेज का प्रावधान है। काम कोई भी हो, कोई अनुसूचित या नहीं अनुसूचित, हर व्यक्ति जो किसी भी काम में जुड़ा है उसको यूनिवर्सल मिनिमम वेज की व्यवस्था है। नए लेबर कोड्स में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समानता को प्राथमिकता पर रखा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला कर्मियों को लेकर क्या क्या नए लेबर कोड्स पे प्रावधान है और विशेष तौर पर एम्प्लॉयर्स को महिला कर्मियों के लिए कार्यस्थल या वर्कप्लेस को एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए इस मामले में क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में एक चैप्टर है पूरा, चैप्टर 10, जिसमें स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन है। उसके तहत जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए सारे सुरक्षा के जो प्रावधान है उनके बारे में जिक्र किया गया है। नए कोड में महिलाओं को बिल्कुल बराबर के अधिकार दिए गए हैं। वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉय कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, और 6 बजे से पहले, सुबह 6 बजे से पहले और रात को 7 बजे के बाद भी काम कर सकती हैं, कि जो कि पहले नहीं अलाउड था। लेकिन उसमें इनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत कायदे कानून बनाएगी जिसका एम्प्लॉयर को बिल्कुल पूर्ण पालन करना पड़े। इनके हेल्थ एंड सेफ्टी के भी पूरे प्रावधान जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके नियम बनाएगी जो एम्प्लॉयर को फॉलो करने होंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में आने वाले श्रमिकों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है।
जो किसी तरह के निर्माण कार्य में लगे होते हैं, सड़कों के निर्माण या दूसरे तरह के किसी कामों में निर्भर होते हैं, जिन्हें हम प्रवासी श्रमिकों की श्रेणी में रखते हैं। क्या प्रवासी श्रमिकों के लिए भी नए लेबर कोड्स में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिन पर आप हमारा ध्यान दिलाना चाहेंगी? इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी मजदूर की डेफिनेशन को पहले से बहुत वाइडन कर दिया गया है। जो व्यक्ति खुद भी कहीं अपनी मर्जी से काम बाहर करने गया है, वो भी प्रवासी मजदूर की डेफिनेशन में कवर होगा। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सरकार ने किया है। ई श्रम डेटाबेस एक बनाया गया है। दिस इज नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें 400 रोजगारों के तहत मजदूरों ने अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आज की डेट में इसमें 28 करोड़ 88 लाख के करीब श्रमिकों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। और ई श्रम जो पोर्टल है, बहुत सारे दूसरे सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा गया है, इंटरलिंक किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरलिंकिंग हुई है। इसको वन नेशन वन राशन कार्ड के डेटाबेस के साथ लिंक करके ये डेटा एनालिसिस किया गया है। उसमें 28 करोड़ लोगों में से पता चला है कि 20.5 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है। बाकी के 11 करोड़ या जो बाकी के बचते हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जा रही है कि ये आपके मजदूर हैं जिनको राशन कार्ड देना है। इससे ये होगा कि वो उनको ये भी सरकारों को पता चलेगा कि उनके मजदूर कहाँ कहाँ पे हैं, ताकि उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करे। विभा जी, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स पेंशन स्कीम, ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे कर्मचारियों को एक सुरक्षित पेंशन व्यवस्था दी गई है। तो किस तरह से कर्मचारियों को इससे सुरक्षित पेंशन व्यवस्था मिलती है, और पेंशन के लिए जो खासतौर पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसके कर्मियों के लिए क्या क्या विकल्प हैं? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत एक पेंशन योजना है। ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की योजना है। जो लोग ईपीएफ एक्ट में कवर होते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट, उन्हीं के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कवर होते हैं। तो ये संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है और उसमें इनको मेंबर को पेंशन मिलती है। 10 साल की नौकरी हो जाती है तो उसके बाद 50 साल की उम्र और 58 साल की उम्र होने पर उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके विडो को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को और पेरेंट्स और नॉमिनी को भी पेंशन मिलने का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जो कि हमारा श्रम मंत्रालय ही चलाता है, अटल पेंशन योजना के प्रावधान है। अगर मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में हम आपसे जानना चाहें तो विशेष रूप से जो किसी संस्था या उद्योगों में काम करते हैं कर्मचारी और जो मानदेय पर होते हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधा है, और साथ ही अगर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या नए लेबर कोड में कुछ प्रावधान किए गए हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए? मेडिकल सुविधाएं अगर ईएसआई के अंडर अगर वो एस्टैब्लिशमेंट कवर होती है तो जितने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स हैं वो सब उनको मिलेंगे, जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। ईएसआईसी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें करीब 160 हॉस्पिटल वो चलाती हैं और मेडिकल के अलावा और भी बहुत से उनको बेनिफिट देती हैं। इसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाता तो एक एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट है जो कि अभी नए कोड में समाहित हो गया है। उसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसर्न, वो एनफोर्स करती है उसको, और जो कंसर्न एस्टैब्लिशमेंट है वो उसके तहत उसको जो मुआवजा बनता है वो देते हैं। विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को आपने लेबर कोड्स के अलावा श्रम अधिकारों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्रमिकों से जुड़े मुद्दे और श्रम सुधार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव विभा भल्ला और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।